हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे स्टेट्स ऑफ मैटर। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था बॉयल्स लॉ के बारे में। बॉयल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था? बॉयल्स लॉ पढ़ा था हमने लास्ट टाइम। तो बॉयल्स लॉ में हमने क्या देखा था कि उसमें हमने एन और मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को तो क्या किया था, फिक्स किया था, ठीक है। और प्रेशर और वॉल्यूम में क्या किया था, रिलेशन निकाला था, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं चार्ल्स लॉ। सेकेंड लॉ है, फर्स्ट था बॉयल्स लॉ, सेकेंड लॉ है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को हम क्या कह, एक और नाम देते हैं इसको, हम कह सकते हैं टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। उसमें तो हमने बॉयल्स लॉ में क्या कहते हैं, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, इसमें हम कहते हैं टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें हम रखेंगे कांस्टेंट, एक तो एन को, नंबर ऑफ मोल्स को, और साथ में प्रेशर को, ठीक है। और टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशनशिप निकालेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, चार्ल्स लॉ कहते हैं। पहले देखते हैं चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन क्या होती है। प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब देखो इसने क्या कहा कि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस, कि प्रेशर तो देखो कांस्टेंट लेना है, और जो अमाउंट ऑफ गैस है यानी कि नंबर ऑफ मोल्स है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो वॉल्यूम क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, टेम्परेचर के हो गया, ठीक है। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू के साइन में, तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, के। हमने बॉयल्स लॉ में भी के यूज किया था, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो, उसमें K1 लिख लेना, इसमें K2 लिख लो, या इसमें KC लिख लो, याद रहे चार्ल्स लॉ है, ठीक है। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो यहाँ पे K2 क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया। हम जनरली भी पढ़ें तो हमें भी पता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मतलब लाइक उसका क्या होता है, वॉल्यूम क्या होती है, गैसेस क्या होती है, एक्सपैंड करती हैं, यानी कि वॉल्यूम क्या ले रही है, ज़्यादा ले रही है। मान लो एक कंटेनर में कोई गैसेस है, मान लो कोई कंटेनर है ये कोई, ठीक है, उसमें कोई गैस है, ठीक है, मान लो यहाँ तक है, ये कोई कंटेनर था, ठीक है, ये कोई कंटेनर था, उसमें ये गैसेज है, ठीक है, ये इसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। वॉल्यूम कंटेनर का जहाँ तक गैसेस होती है वहां तक का वॉल्यूम लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर हमें इसका इंक्रीज करें, तो ये गैसेस क्या करेंगी, एक्सपैंड ही करेंगी, ठीक है ना। गैसेस क्या करेंगी, एक्सपैंड करेंगी, तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे से हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। अब देखो, इफ V1 इज अ वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट टेम्परेचर T1, ठीक है, कि हम V1 वॉल्यूम है कितने टेम्परेचर पे, T1, तो V1 क्या हो जाएगा, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1, ठीक है। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, V1 इक्वल टू KT1। तो इसको V1 बाई T1 भी ले सकते हैं, T1 को इस साइड ले जाओ, V1 अपॉन T1 इक्वल टू K भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड लॉ की V2 इज अ वॉल्यूम ऑफ सेम गैस एट टेम्परेचर T2। ये जो गैस हमने यहाँ ली थी वही सेम गैस है, लेकिन अब उसका वॉल्यूम कितना है, V2 है, और टेम्परेचर कितना है, T2 है। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, V2 इक्वल टू K इंटू T2, T2 को इस साइड ले जाओ, V2 अपॉन T2 इक्वल टू K, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखो तो V1 अपॉन, दोनों K की इक्वल है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं V1 अपॉन T2 इक्वल टू V2 अपॉन T2, ये भी लिख सकते हैं, या इसको रीअरेंज कर लो, V1 अपॉन V2 और इस T1 को इस साइड ले जाओ तो T1 अपॉन T2, तो ये भी क्या होगी, चार्ल्स की इक्वेशन होगी, ठीक है। और ये भी एक पॉइंट हो गया जो आपको चार्ल्स का एक पॉइंट हो, इक्वेशन होगी, ठीक है। और ये भी इक्वेशन हो गई जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आती है, ठीक है। अब एक और डेफिनेशन देखो चार्ल्स लॉ और क्या कहता है, ये मेन पॉइंट है। देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, की जो वॉल्यूम है जिसका मास हमें गिवन है, किसी भी गैस का जो मास हमें गिवन है, फिक्स है, उसका वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1 अपॉन 273.15, ठीक है, कि जो वॉल्यूम है वो इतना इंक्रीज और डिक्रीज होता है ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री फॉर ईच 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। कहना क्या चाहते हैं कि जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का, अगर मान लो टेम्परेचर उसका 0 था,
ठीक है। और अब हमने टेम्परेचर कहते हैं 1 डिग्री सेल्सियस, तो कहते हैं जब हमने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर रहा है, 1/273.15 इतना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट कि अगर हमने मान लो टेम्परेचर बढ़ाया है तो वॉल्यूम इतना बढ़ेगा, अगर हमने टेम्परेचर 1 डिग्री कम किया है तो इतना वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय दिस 1/273.15 ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ, इनकी जितना उसका वॉल्यूम था यानी कि ओरिजिनल वॉल्यूम मान लो उसका V0 है, ठीक है, तो उससे इतना वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज होएगा फॉर ईच 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। ठीक है, न्यूमेरिकली समझते हैं इसको। मान लो लेट की V0 क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री, 0 डिग्री पे कितना वॉल्यूम है गैस का, V0 है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द गैस इफ टेम्परेचर इंक्रीज बाय 1 डिग्री, कि हमने मान लो टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया, 1 डिग्री बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम कितना होएगा, वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर जाएगा, जो इसका इनिशियल था उसका कितना हो जाएगा 1/273.15, क्योंकि इतना इंक्रीज होता है, इंटू में कितना टेम्परेचर बढ़ाया। ठीक है, कि अगर हमने 1 डिग्री राइज किया, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज किया तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया, V0 इंटू 1/273.15 इंटू में उसका टेम्परेचर। अब देखो वॉल्यूम ऑफ द गैस इफ टेम्परेचर इंक्रीज बाय T डिग्री, अगर हमने इसका टेम्परेचर T डिग्री बढ़ा दिया है तो कितना हो गया, V0 इंटू में 1/273.15 इंटू में टेम्परेचर जितना हमने बढ़ाया उतना। ठीक है, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ द गैस एट T डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे तो कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम तो V0 था। ठीक है, अब T डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा, V0 जितना उसका इनिशियल था प्लस में जितना इसका इंक्रीज किया है। ठीक है, इनिशियल V0 था, इंक्रीज कितना किया है, V0 अपॉन इंटू में T, इनकी T डिग्री पे कितना इंक्रीज होता है, V0 इंटू T अपॉन में 273.15, इन दोनों में से V0 कॉमन आ गया। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस में ये V0 कॉमन आ गया T अपॉन 273.15। ओके, अब इसमें देखो इसका एलसीएम लोगे तो 273.15 इस साइड, 273.15 प्लस में T अपॉन में ये पूरा अपॉन में कितना हो गया 273.15। ठीक है, ये भी एक इक्वेशन बन गई VT अपॉन, ठीक है, ये भी एक इक्वेशन बन गई। ये किस पे बनी है, ये अगर हमने डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, हमें मान लो क्वेश्चन आता है कि वॉल्यूम निकालो एट दिस टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हमें सेल्सियस में अगर टेम्परेचर दिया हुआ है तो वो अगर फाइनल वॉल्यूम निकालना है, इंक्रीज इन वॉल्यूम निकालना है तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं कैल्विन, क्योंकि हम ऐसे यूनिट होते टेम्परेचर के वो कैल्विन होते, तो अगर कैल्विन की फॉर्म में निकालना हो तो क्या करेंगे, हमें पता है कि टेम्परेचर कितने इक्वल होता है, कैल्विन 273.15 एट 0 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर लो कि 273.15 है 0 डिग्री पे। ठीक है, और एट टेम्परेचर T तो कितना हो जाएगा 273.15 प्लस में T। ठीक है, T डिग्री सेल्सियस पे इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस वैल्यूज को क्या करो, यहाँ पुट करो। ठीक है, तो VT क्या हो जाएगा, V0 एज इट इज 273.15 प्लस T कितना लिख सकते हैं उसको, T इंटू, ठीक है, T फाइनल या T एट द टेम्परेचर T, ठीक है, अपॉन में T नॉट। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, अगर कैल्विन स्केल में हमें कैल्विन की फॉर्म में अगर चार्ल्स लॉ निकालना है या कैल्विन की फॉर्म में हमें वॉल्यूम निकालना है तो हम ये यूज़ करेंगे, ये कैल्विन की फॉर्म में हो गया, ये डिग्री सेल्सियस के लिए हो गया, ये क्या हो गया कैल्विन स्केल के लिए हो गया। ठीक है, ये था चार्ल्स लॉ, समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो इसकी ग्राफिकल, कि ये ग्राफिकल कैसे, ग्राफिकल में ये 2 पॉइंट याद रखो। पहले तो एक आइसोबार, आइसोबार और आइसोथर्म ये 2 टर्म से। आइसोबार क्या होती है, ग्राफ और कर्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं आइसोबार। और आइसोथर्म क्या होते हैं, जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हमने ग्राफ कब बनाए थे, बॉयल्स लॉ में। बॉयल्स लॉ में हमने क्या किया था, बॉयल्स लॉ में हमने कांस्टेंट प्रेशर पे ही बनाए थे। ठीक है, सॉरी ये उल्टा लिखा गया, ये कांस्टेंट
टेम्परेचर पे। जो आइसोथर्म होते हैं ना, थर्म ये होता है टेम्परेचर पे और ये आइसोबार होते हैं प्रेशर पे। ये उल्टा लिखा गया, ठीक है। तो हमने टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे किस में पढ़े थे, बॉयल्स लॉ में पढ़ा था, ठीक है। तो हमने जो ग्राफ बनाए थे एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, प्रेशर और वॉल्यूम में हमने ग्राफ बनाया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसे हम कहते हैं आइसोथर्म्स। और आइसोबार जब हम प्रेशर के साथ बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे अब हम चार्ल्स लॉ में क्या करते हैं, ये प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं और वॉल्यूम और टेम्परेचर में जो ग्राफ बनता है एट कांस्टेंट प्रेशर, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। तो ये जो कर्व्स मिलती हैं इसे हम क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। अब देखो हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर में ग्राफ बनाया। अब हमें पता कि वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है। ये हो गया प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर में ग्राफ। अब एक नेक्स्ट पॉइंट आता है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हम पढ़ते हैं ना एब्सोल्यूट जीरो के बारे में, तो वो क्या होता है, लेट हम पुट करते कि -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इस इक्वेशन में हमने क्या किया, ये वैल्यू पुट की। तो ठीक है, सॉरी T इक्वल्स टू, ठीक है, T इक्वल्स टू ये इतना पुट किया। तो यहाँ T की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, VT इक्वल टू V0 273.15, यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा, माइनस ऑफ दिस अपॉन में 273.15, ये कैंसिल हो गया, यानी इस पूरी टर्म क्या होगी, जीरो होगी। तो ये क्या हो गया, तो टेम्परेचर क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, ठीक है। इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम कितना आया, जीरो हो गया। तो एट दिस टेम्परेचर, यानी कि इस टेम्परेचर पे -273.15 डिग्री सेल्सियस पे गैसेस ऑक्यूपाई जीरो वॉल्यूम, ठीक है। जब इस टेम्परेचर पे, जब किसी टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, ओके। बट हमें भी पता है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि गैस का कोई वॉल्यूम ना हो, गैस का वॉल्यूम हमेशा होगा, चाहे टेम्परेचर कितना भी हो। तो ये क्या होगा, एक मैथमेटिकल टर्म होगी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेटिकल टेम्परेचर भी कहते हैं। ये हाइपोथेटिकल है क्योंकि जनरली ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ मैथमेटिकली होता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अगर पूछा जाए तो क्या होता है कि इस एक टेम्परेचर यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाए, गैस का वॉल्यूम क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोथेटिकल टेम्परेचर कहते हैं, ओके। अब देखो, अब एक ग्राफ और देखो, ठीक है। ये भी वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में है। पहले हमने जो वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ बनाया था, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ बनाया था, वो हमने स्टार्ट किया था, ओरिजिन से स्टार्ट किया था। तो ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि एब्सोल्यूट जीरो में हमने क्या पढ़ा कि -273.15 डिग्री पे ही क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, जीरो होता है। तो ठीक है, अब हमने मानो टेम्परेचर लिया -273.15, 0, 100 अगेंस्ट, ठीक है, आगे चलता जा रहा है। तो हमें पता कि वॉल्यूम जीरो कहाँ पे होगा, सिर्फ इसी टेम्परेचर पे होएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने डिफरेंट कर्व्स बनाई एट डिफरेंट प्रेशर पे, ठीक है, P1, P2, P3, P4। अब हमें पूछा जाए कि रिलेशन क्या है, कि इनमें से कौन ज़्यादा होगा, P1 ज़्यादा होगा या P2 ज़्यादा होगा, तो वो हमें कैसे पता लगेगा। इन देखो, अब इसमें देखो, ये इस टेम्परेचर पे है, ठीक है, वॉल्यूम कितना है इस पे, इतना, ठीक है, और P1 का वॉल्यूम इतना है, ठीक है, ये P1 का वॉल्यूम हो गया, ये P4 का हो गया, और टेम्परेचर कितना हो गया इस साइड, ठीक है। तो P4 के केस में, P1 के केस में देखो तो वॉल्यूम कितना है, लो है, ठीक है, कम है ना P1 का वॉल्यूम, ठीक है। इसी तरह P4 का वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है। पर आपको पता है कि जो प्रेशर और वॉल्यूम क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। जितना वॉल्यूम कम होगा प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो P4 के केस में वॉल्यूम क्या है, कम है ना, तो P4 की वैल्यू क्या ज़्यादा होगी, क्योंकि प्रेशर एट P4 क्या होगा, ज़्यादा होगा, ओके। क्योंकि ये दोनों यूनिवर्सली, अब P1 के केस में क्या है, वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो P1 की वैल्यू क्या आएगी, कम। तो P1 सबसे कम, P2 उससे ज़्यादा, P3 उससे ज़्यादा और P4 उससे ज़्यादा, ठीक है। ये था चार्ल्स लॉ के बारे में। अब आप पढ़ते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि हम इसके प्रैक्टिकली कहाँ यूज़ करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा हॉट एयर बैलून के बारे में, हॉट एयर बैलून के बारे में हम पढ़ते हैं ना, हॉट एयर बैलून देखे होंगे। तो उसमें क्या होता है कि
उसमें जब फायर लगती है, जब फायर ऑन होती है तो बैलून क्या करता है कि वो ऊपर की तरफ राइज करता है। ठीक है, बैलून क्या करना था, ऊपर के ऊपर राइज करता है। ऐसा क्यों होता है? देखो अब क्या होता है कि जैसे ही फायर हमने की तो टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज किया, यानी हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया। और हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ना। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज होएगी। अब डेंसिटी डिक्रीज होगी तो यानी कि एयर क्या होगी, ठीक है, लाइट होगी ना, एयर लाइट होगी यानी कि लेस डेंस होगी। ठीक है, अगर वो डेंस कम है और वो लाइट होगी तो वो क्या करेगा, तो बैलून क्या करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है, तो फ्लाई करता है। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, जैसे वॉल्यूम, टेम्परेचर इंक्रीज किया वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज किया तो डेंसिटी कम हुई और बैलून क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं, अब याद रखना, बॉयल्स लॉ में तो क्या था, बॉयल्स लॉ तो क्या कहता है कि जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है वॉल्यूम के। और चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम आप क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ठीक है, ये दो लॉ हो गए, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ।